नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है पॉट होल्स ऑन द डिजिटल पेमेंट सुपर हाईवे। यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कैसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर है इंडिया का उसको इवॉल्व किया है और कहीं ना कहीं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बचाने की ज़रूरत है। ये भले एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम करने की कोशिश कर रही है, इसको बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स फॉर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीसीआई जिस करंट फॉर्म में हमारे सामने है, ये पहुंचा कैसे, हिस्ट्री क्या है डिजिटल पेमेंट की इंडिया में, और अभी के फॉर्म में एनपीसीआई को इंप्रूव करना क्यों जरूरी है और इसके प्राइवेटाइजेशन को रोकना क्यों जरूरी है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसमें जो जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल ही बहुत अच्छा है। इन वेस्ट एशिया इट्स अ ब्लीक फ्यूचर एमिड अमेरिका फेडिंग। ये एक इस तरीके का आर्टिकल था जिसको एक अलग से वीडियो में कवर करना चाहिए था, बट नहीं, मैं आपको यहीं पे इसको कवर कर दूंगा। ये आर्टिकल कहने में एक्चुअली में ये कोशिश कर रहा है कि बैरक ओबामा ने प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स थी अमेरिका के सामने और वेस्ट एशिया ऐसा रीजन की जो प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए थे जो कि स्टेबिलिटी ला सकते थे वेस्ट एशिया में। बट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बैरक ओबामा द्वारा किए गए सारे कामों को बेकार कर दिया और कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट एशिया के रीजन की जो पॉलिटिक्स है इसको और ज्यादा अनस्टेबल कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कैसे इन्होंने अनस्टेबल किया है और क्या क्या इनके रीसेंट जो फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि इनके अचीवमेंट्स हैं, बट एक्चुअली में वो अचीवमेंट है नहीं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर एक आर्टिकल है रिटर्न ऑफ द सोशलिस्ट। यहाँ पे बात हो रही है बोलीविया नाम की कंट्री की। बोलीविया नाम की कंट्री में पहले जो उनके प्रेसिडेंट थे एवो मोरालेस, ये 2019 में इनको बाहर निकाल दिया गया। नवंबर 2019 के जो इलेक्शंस थे इनको बाहर निकाला गया। ये भाग के दूसरे कंट्री में चले गए। इनकी पार्टी थी मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म। इनके अपोजिशन में जो लोग थे वो थोड़ी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के थे। ठीक है, अभी फिर से जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें एवो मोरालेस की जो पार्टी है मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म ये जीत रही है। तो यहाँ पे सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की भी थ्योरी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो बोलीविया के लोग हैं वो सोशलिस्ट कंट्री को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, ना कि कैपिटलिस्ट सरकार को। सोशलिस्ट सरकार यहाँ पे फेवर में आ रही है, कैपिटलिस्ट सरकार फेवर में नहीं आ रही है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एवो मोरालेस के सामने, इनके प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कौन है, अपोजिशन का मेंबर कौन है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर क्रूशियल सीजन, देखिए दिवाली का फेस्टिवल आने वाला, नवरात्रें चल रही हैं, इसके बाद दशहरा, दिवाली, भाई जबरदस्त तरीके से आपका कोविड-19 के इन्फेक्शन बढ़ने के चांस हैं, जो कि हमने केरला में भी देखा ओनम सेलिब्रेशंस के दौरान। इसमें जो भी 2-3-4 पॉइंट हैं इनको मैं जल्दी से आपको बता दूंगा, हालांकि इस पार्टिकल में कुछ खास नहीं है। द मैनिकल्स ऑफ कास्ट इन सैनिटेशन वर्कर, ये पिक्चर देख के सबके कॉन्शियस हिल जाएंगे। एक बंदा ऐसी जगह पे और मास्क पहने हैं सोचिए कितनी अजीब सी बात है। तो यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके अभी भी हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्यों इस मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम दूर नहीं कर पाए हैं, कास्ट का इसमें क्या एलिमेंट है, इन सब चीज़ों को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली एक अलग से पीपीटी बना के आपके सामने लेके आऊँगा। क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैंने इस आर्टिकल को यहाँ डिस्कस कर लिया। बैक टू बेसिक एल्गोरिदम, देखिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। उसका रीज़न ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। इन सब पॉइंट्स को मैं बहुत बार अलग अलग वीडियोस में कवर कर चुका हूं और प्लस समय भी नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट है द बैटर्ड पूजा इकॉनमी। यहां क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि देखिए हमारी जो पूजा इकॉनमी है, मतलब हमारे देश में पूजा का जब कोई त्योहार आता है, जैसे कि दुर्गा पूजा चल रहा है इस समय वेस्ट बंगाल में, तो अलग अलग आप कह सकते हो अब दिवाली के समय पे पूरे देश में ही दिवाली मनाई जाती है। दुर्गा पूजा प्रोमिनेंटली वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, कुछ आसपास के स्टेट से मनाया जाता है। जो बंगाली कम्युनिटी है वो जहां जहां भी देश में है वो मनाते हैं। तो बात ये कि ये जो पूजा इकॉनमी है इंडिया में, ये जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर इसको आप बाहर के फेस्टिवल से कंपेयर करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल रियो डी जेनेरियो नाम का जो शहर है ब्राजील में, उसका एक फेस्टिवल होता है रियो कार्निवल। अगर आप रियो कार्निवल का कंट्रीब्यूशन देखोगे रियो डी जेनेरियो की जीडीपी में तो 2% है। उसी तरीके से म्यूनिच नाम का जो शहर है जर्मनी में, वहां पे अक्टूबर फर्स्ट नाम होता है, उसका जो शेयर है जीडीपी की म्यूनिच में वो है 1.35%। उसी तरीके से हनामी गैदरिंग होती है जापान में, उसका शेयर जापान की जीडीपी में 2.25% है। वहीं पे अगर आप इंडिया के इन फेस्टिवल्स की बात करो तो इंडिया के फेस्टिवल्स की जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में वो बहुत ज्यादा है। अराउंड आप कह सकते हो दुर्गा दुर्गा पूजा में जो खर्चा होता है ना, वो वेस्ट बंगाल की जीडीपी का 13 से 14% है। तो हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।
लेकिन इस बार जो फेस्टिवल इकोनॉमी है वो गिरती नजर आ रही है, और वो गिर भी रही है तो ठीक है। कुछ बहुत ऐसी चीजें देखने को मिली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जब गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशंस हो रहे थे, उस समय पे कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस में कुछ स्पाइक हुए। केरला में जो ओनम सेलिब्रेशंस था उसके चक्कर में कुछ स्पाइक हुए कोरोना वायरस में। तो कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस के समय में जो हम लोग की पूजा इकोनॉमी है, मतलब कि पूजा के चलते जो भी रिलीजियस फेस्टिवल हैं, पूजा इकोनॉमी मतलब रिलीजियस फेस्टिवल्स की इकोनॉमी, चाहे वो हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, तो रिलीजियस फेस्टिवल्स के चलते जो इकोनॉमी में रोल है इन रिलीजियस फेस्टिवल्स का वो थोड़ा कम हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन फेस्टिवल्स को आराम से मनाना जरूरी है, क्योंकि कोविड 19 का पैंडेमिक फैला है। हम लोग थोड़ा बहुत केसेस को नीचे कर पा रहे हैं और केसेस यहां एकदम से स्पाइक हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस आर्टिकल को अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, काम की चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं पहले आर्टिकल पे। पॉट होल्स ऑन द डिजिटल पेमेंट सुपर हाईवे, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मस्ट बी सपोर्टेड एंड देयर हैज टू बी अ रेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइसिंग। देखिए, डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर की बात हो रही है और यहां पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिजिटल पेमेंट पिछले कई सालों में इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया आप आराम से अकाउंट से क्रेडिट कर सको, डेबिट कर सको, और पैसा इमीडिएटली दूसरे के अकाउंट में चला जाए। आप बोलोगे इस डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर को इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है, तो आज की डेट में तो भैया सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज तो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी भेजती हैं। गवर्नमेंट भी जो बेनिफिट्स देती है ना, चाहे वो मनरेगा के बेनिफिट्स हों, चाहे गैस सिलेंडर्स को बांटने के बेनिफिट्स हों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो किसी भी प्रकार का, वो सरकार अब डिजिटली कर रही है। तो अब डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर को बहुत एग्रेसिवली सरकार परस्यू कर रही है, और सरकार भी कर रही है, बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स भी कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर में घुसना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिनटेक कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, जो कि डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, जो बतेरी तरीके की एप्स आ रही है, जैसे फोन पे, गूगल के पे के खिलाफ तो अभी एक केस भी फाइल हुआ है कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं सरकार का डिजिटल पेमेंट के बढ़ने के साथ साथ उसका रेगुलेशन करना भी एफिशिएंट तरीके से बहुत जरूरी है। अब अगर हम लोग डिजिटल पेमेंट की हिस्ट्री देखें इंडिया में, तो ऑब्वियस सी बात है आरबीआई तो यहां पे प्ले में आ ही जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, देयर इज अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बिहाइंड द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, पायलटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सक्किंगली कैप्चर्ड इन। तो पेमेंट सेटलमेंट्स इन इंडिया ये पब्लिश हुआ था 1998 में। इस लिंक पे आपको ये मिल जाएगा। यहां पे आप कह सकते हो कि शुरुआत हुई, इवॉल्व होना शुरू हुआ डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारे यहाँ पे। और एक कह सकते हो रेवोल्यूशनरी स्टेप हुआ मार्च 2004 में, जब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, आरटीजीएस को इंस्टीट्यूट किया गया मेजर पेमेंट्स के लिए। जो बड़ी पेमेंट्स होती है ना दोस्तों, वो आरटीजीएस के थ्रू की जाती है। आरटीजीएस सिस्टम के आने के बाद जितने भी मेजर पेमेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े पेमेंट्स हैं, जैसे लार्ज वैल्यू पेमेंट्स होते हैं जो स्टॉक ट्रेडिंग में, गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेडिंग में, बाकी कस्टमर पेमेंट्स में, यानी कि एक कॉर्पोरेट अगर दूसरे कॉर्पोरेट को कर रहा है, या कोई किसी को बल्क में 20 लाख रुपए कहीं और भेजना है, तो वो सब किसके द्वारा किया जाने लगा, आरटीजीएस के द्वारा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट का यहां मतलब क्या हो गया, फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया, कि मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट एंटिटी ने दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटी से कुछ खरीदा, कोई एक छोटा सा एसेट खरीदा, उस एसेट के बदले में 3 करोड़ रुपए की पेमेंट की, तो 3 करोड़ का आरटीजीएस गया। ये 3 करोड़ का जो लिस्टिंग है ये ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट सिस्टम्स में हो गई, और गवर्नमेंट सिस्टम्स में लिखा हुआ है कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर एसेट के परचेज के लिए ये 3 करोड़ रुपया सामने वाले पार्टी को भेज दिया गया, तो इसको बोला जाएगा ऑटोमेटिक सेटलमेंट। कि आरटीजीएस से एक ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड बना जिससे ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो गया। इससे हर्षद मेहता स्कीम जैसे जो खतरनाक चीजें होती हैं वो छुप जाती हैं। हर्षद मेहता स्कीम में क्या हुआ था, हर्षद मेहता स्कीम में हुआ ये दोस्तों कि हर्षद मेहता नाम का एक स्टॉक ब्रोकर था। इसने क्या किया कि ये बड़ी बड़ी जो बैंक्स होते हैं ना, उस बैंक से इसने चेक उठाया, फ्रॉड चेक। उन फ्रॉड चेकों को उस बैंक के करप्ट ऑफिसर्स ने साइन किया। अच्छा, उन करप्ट ऑफिसर्स को हर्षद मेहता ने बताया कि आप चिंता मत करो, मैं ये चेक लाके आपको वापस कर दूंगा, बस आप मुझे गिरवी रखने के लिए पैसा दे दो। तो भाई इसको पैसा दे दिया उन करप्ट ऑफिसर्स में, हर्षद मेहता ने उनको कुछ पैसा दे दिया होगा। उन चेकों को लेके इसने मार्केट से खूब सारा पैसा उठाया, और पैसा उठा के इसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगाना शुरू किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब इसने इन्वेस्ट करना शुरू किया, शेयरों के दाम ऊपर जाने लगे। इसके पास बहुत सारे शेयर्स थे। जैसे दाम बहुत ज्यादा ऊपर गए, हर्षद मेहता ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और खुद खूब सारा पैसा कमा लिया, और बाकी लोगों का पैसा डूब गया। तो ये हर्षद मेहता जो स्कैम था
फौज चेक के बेसिस पे दूसरों का पैसा उठा के इसने पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को हिला दिया, और जब उसके पास जो शेयर्स थे उनके दाम ऊपर चले गए तो उनको बेच दिया, पूरा स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया, कोलैप्स कर गया। तो ये खतरनाक था हर्षद मेहता स्कैम। अभी यहां छोटी सी चीज में समझ पाना तो उसको काफी मुश्किल है। उसके आगे बात की जाए दोस्तों कि आरटीजीएस के बाद एक और सिस्टम लेके आई आरबीआई, नेफ्ट, जिसको बोला था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पे भी बल्क डेबिट्स और क्रेडिट्स हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पे आरटीजीएस जितने बल्क डेबिट क्रेडिट नहीं होते हैं, रिटेल पेमेंट, जैसे किसी को 5,000 भेजने, 10,000 भेजने, हालांकि लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का अमाउंट भेजा जा सकता है। आरटीजीएस में नॉर्मली 20 लाख के ऊपर का अमाउंट होता है। ठीक है, अगर आप बात करो नेफ्ट की, तो नेफ्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, किसी भी समय आप कर सकते हो, और आरटीजीएस भी दिसंबर 2020 से राउंड द क्लॉक हो जाएगा। और कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने नेफ्ट और आरटीजीएस जैसे मैकेनिज्म को राउंड द क्लॉक कर दिया। अब बात दोस्तों ये है कि जब आरबीआई नेफ्ट और आरटीजीएस जैसे मैकेनिज्म को लेके आई है, तो अब सेबी भी इन्वॉल्व हो गई है। होता क्या है दोस्तों कि देखिए, अक्सर कर मार्केट बहुत डोमिनेंट है, और मार्केट में एक कंपनी की शेयर्स कोई दूसरी कंपनी खरीद रही है, एक कंपनी के शेयर्स कोई इंडिविजुअल खरीद रहा है, बल्क में खरीद रहा है, कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है तो बहुत पैसा लगा रहा है स्टॉक मार्केट में। तो सेबी ने बोला है कि T+1 सेटलमेंट, T+1 सेटलमेंट क्या होता है? ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ है उसके अगले दिन ही सेटलमेंट कर दिया जाएगा। उसके अगले दिन जिसने शेयर खरीदा है वो पैसा ट्रांसफर कर देगा, और जिसने शेयर बेचा है वो शेयर ट्रांसफर कर देगा। वैसे तो ऑनलाइन मार्केट में इमीडिएटली जब आप किसी डील को ब्रोक करते हो, शेयर खरीदने की, बेचने की, डेप्ट की, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ समय लगता है। तो सेबी ने बोला मैक्सिमम समय T+1, यानी अगले ही दिन हम सेटलमेंट कर देंगे जो भी खरीद फरोख्त हुई है, जो भी बेचा गया उस चीज की। तो इससे आप देखोगे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में आके इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब यहां पे आता है रोल किसका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हालांकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो रोल है वो रिटेल और छोटे लेवल की पेमेंट में ज्यादा है, बहुत बड़े लेवल की पेमेंट में अभी इतना एग्रेसिवली इन्वॉल्व नहीं है एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया कब गया? तो इसको 10 लीड बैंक्स ने मिलकर बनाया है, और आरबीआई के कहने में बनाया है 2009 में। अब बात सोचो दोस्तों कि क्या ये 2009 में ही इसका आइडिया आया था? नहीं, आरबीआई ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया था ऑन पेमेंट सिस्टम, विजन डॉक्यूमेंट ऑन पेमेंट सिस्टम, और ये रिलीज किया गया था 2005 से लेकर 2008 के टाइम पीरियड में। ओके, 2005 वाला ये डॉक्यूमेंट था, 2005 का डॉक्यूमेंट था, रिलीज हुआ था, और विजन बता रहा था 2005 से लेकर 8 तक का। आरबीआई ने इसको रिलीज किया था। इसके पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली में इस आर्टिकल के जो ऑथर हैं दोस्तों, इनका नाम है आरबी बर्मन, और ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं आरबीआई में। और जब आरबीआई में इन सब चीजों के ऊपर बातचीत चल रही थी कि हाँ भाई हमको अपने डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर को स्ट्रांग करना है, एनपीसीआई लेके आना है, तो उस समय पे ये आरबीआई में ही थे, तो इनको पता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। तो 2004 में एक 4 मेंबर टीम गई थी सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन में। ठीक है, और उस 4 मेंबर टीम के पार्ट थे मिस्टर आरबी बर्मन साहब भी, जो यहाँ पे इस ऑथर को, इस आर्टिकल को लिख रहे हैं। तो जो सेंट्रल बैंक है स्वीडन की, रिक्स बैंक, उसमें एक विजिट हुई थी बैंजीरो सेंट्रलन में, बीजीसीएबी करके एक, बीजीसीएबी करके एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 8 स्वीडिश बैंक ओन करते हैं। और ये जो बीजीसीएबी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिटेल पेमेंट कराता है और उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्वीडन में। तो इन लोगों ने देखा कि भैया स्वीडन की 8 बैंकों ने बीजीसीएबी नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रखा है रिटेल पेमेंट के लिए, तो ऐसा ही रिटेल पेमेंट का ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में होना चाहिए। तो यहां से आइडिया निकल के आया आपका एनपीसीआई का। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह बना है। किसके बेसिस पे? बीजीसीएबी के बेसिस पे। 2004 में एक टीम गई थी आरबीआई की स्विट्जरलैंड में, जहां पे उन्होंने इस चीज को स्टडी किया और यहां पे इस चीज की बात हुई। उस समय पे जो गवर्नर थे आरबीआई के, वाईवी रेड्डी, वाईवी रेड्डी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वाईवी रेड्डी उस समय पे ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लेने में बहुत इंटरेस्टेड थे जो देश में डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब बात की जाए अगर डिजिटल पेमेंट की, तो डिजिटल पेमेंट भी करेंसी नोट की तरह ही होता है। करेंसी बस आपके हाथ में हार्ड कैश के फॉर्म में होती है, और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में होता है। अब बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब एनपीसीआई की फंक्शनिंग की बात होती है, तो एनपीसीआई की फंक्शनिंग कुछ इस टाइप की होनी चाहिए जो एक्सटर्नल फैक्टर से कम इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो देश में डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उसको आप एक्सेसिवली प्रॉफिट मोटिव से नहीं चला सकते। जब एक लिमिट से ज्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी फील्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो प्रॉफिट मोटिव सोचने लगते हैं।
तो एनपीआई के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें बताई जा रही हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट में जो भी उल्टी सीधे उतार चढ़ाव हो रहा है उसका एनपीसीआई पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट एलिमेंट नहीं आना चाहिए एनपीसीआई में। और तीसरा, जो पावरफुल प्राइवेट इंटरेस्ट है, जो पावरफुल प्राइवेट कॉर्पोरेट्स है, उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट एनपीसीआई पे कम होना चाहिए। तीन बेसिस बताए गए हैं जिससे एनपीसीआई प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। और एनपीसीआई के सक्सेसफुल होने में दो चीजों का बहुत मेजर रोल रहा है। एक तो यूपीआई जिसको बोला था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक होता है आईएमपीएस जिसको बोला था इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये सब आप लोगों ने इस्तेमाल किया ही होगा। कहीं ना कहीं एनपीसीआई का जो मॉडल है पेमेंट्स, रिटेल पेमेंट को इंडिया में प्रमोट करने का नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे, इसको 2019 में बैंक ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बीआईएस है ना, इसने भी रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया। तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में, 2009 से लेकर अब 2020 चल रहा है, 10-11 सालों में जो कुछ भी एनपीसीआई ने किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन बात दोस्तों ये है कि एनपीसीआई को प्रेजेंट फॉर्मेट में चलाने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि एनपीसीआई को एक फॉर प्रॉफिट कंपनी में बदल दिया जाए ताकि एक कंपटीशन को झेल सके, इंटरनेशनली compete कर सके। बट बात यह है कि एनपीसीआई को अगर आप एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बदल दोगे तो एनपीसीआई प्रायोरिटी एरियाज में कभी उस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा। प्रायोरिटी एरियाज मतलब कि एग्रीकल्चर के फील्ड में डिजिटल और रिटेल पेमेंट्स को प्रमोट करना, वल्नरेबल सेक्टर्स के लिए गिग इकोनॉमी में डिजिटल और रिटेल पेमेंट्स को प्रमोट करना। जब प्राइवेट इंटरेस्ट डोमिनेट करने लगेंगे ना एनपीसीआई में, तो सिर्फ वो प्रॉफिट मोटिव को देखेंगे और डिजिटल पेमेंट्स, रिटेल पेमेंट इन गिग इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर उतना ज्यादा प्रॉफिट लेके नहीं आ पाएंगे। तो अगर एनपीसीआई को इफेक्टिव रखना है तो जरूरी यहां पे ये है कि भाई इसको नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे ही चलने दीजिए। इससे होगा ये कि जो प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज हैं, जो वुलनरेबल एरियाज हैं, वहां पे डिजिटल पेमेंट का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ेगा। जो वेल ऑफ सेक्शंस है वो तो डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ बहुत और स्पेसिफिक बातें बताई गई हैं। 2021 का जो बजट आया है, जो 1 फरवरी 2020 को पेश किया था निर्मला सीतारमण जी ने, इसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट को जीरो कर दिया गया है। किस चीज के लिए? अगर आप पेमेंट करते हो रुपे कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू। तो यूपीआई के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो या रुपे के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट जीरो है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप उस कार में पेट्रोल भराने के लिए किसी पेट्रोल पंप के पास गए। पेट्रोल पंप पे आपने कैश ना देके अपना कार्ड दिया पेमेंट के लिए। मान लीजिए आपने 2,000 रुपए का पेट्रोल भराया। अब अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 2% है तो उस 2,000 रुपए का 2% वो पेट्रोल पंप वाला उस पर्टिकुलर बैंक को देगा जिस बैंक ने उस पेट्रोल पंप में पेमेंट के लिए मशीन लगा रखी है। तो ये बोला जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यानी मर्चेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे का कुछ परसेंट मर्चेंट उस बैंक को देगा जिस बैंक ने वहां पे मशीन लगा के रखी है। अब यहां पे बात दोस्तों ये है कि यहां पे दो लोगों की कमाई की बात होती है। एक तो इस पेट्रोल पंप वाले की कमाई की बात होती है, एक बैंक की कमाई की बात होती है। बैंक वाला तो चाहेगा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट आए क्योंकि बैंक वाले को पैसा मिल रहा है। पेट्रोल पंप वाला कभी नहीं चाहेगा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट आए। तो अब देखिए, कस्टमर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कस्टमर्स के पास रुपे कार्ड है, यूपीआई कार्ड है, ठीक है। तो रुपे कार्ड, यूपीआई कार्ड लेके अगर वो पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे तो पेट्रोल पंप वाला खुशी खुशी पेमेंट कर लेगा। लेकिन अगर वो वीजा या मास्टर कार्ड लेके पेट्रोल पंप के पास पहुंचते तो पेट्रोल पंप वाला थोड़ा मुंह बनाएगा, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले के मार्जिन कम हो सकते हैं। तो हो सकता है पेट्रोल पंप वाला आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगने लगे। तो यहां पे अब बात यह की जा रही कि जब बैंकों के सामने इस चीज आई कि हाँ भाई, रुपे कार्ड और यूपीआई के थ्रू हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं मिलेगा, तो बैंकों ने रुपे कार्ड इशू करने बंद कर दिए और मास्टर और वीजा कार्ड ज्यादा इशू करने शुरू कर दिए, क्योंकि उससे उनकी कमाई हो रही थी। यहां पे बैंकों के बिहेवियर पे एक उंगली उठाते हुए ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, ऑलरेडी ये जो बड़े बड़े मर्चेंट होते हैं ये आपके यहाँ करंट अकाउंट चलाते हैं, ठीक है। और करंट अकाउंट में ये आप इनको कोई भी सेविंग इंटरेस्ट देते नहीं हो। अब मान लीजिए इनके अकाउंट में बहुत बल्क में पैसा आ रहा है, अगर ये पैसा ये सेविंग अकाउंट में डालते तो आपको सेविंग अकाउंट में 3% या 2.5% इनको इंटरेस्ट देना पड़ता। करंट अकाउंट में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है इनको। तो बैंकों को ऑलरेडी इतना जो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, इसका फायदा हो तो रहा है। अगर ये सारा पैसा, जैसे कि अब मान लीजिए ये पेट्रोल पंप वाला अपना एक करंट अकाउंट खोलता है एसबीआई में, अगर यही करंट अकाउंट में पैसा ना डाल के वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल देता तो सेविंग अकाउंट वाले पैसे पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट देना पड़ता 2.5%, 3%, बहुत नॉमिनल होता बट देना तो पड़ता है ना। करंट अकाउंट में एसबीआई को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एसबीआई को यहाँ पे कासा डिपॉजिट्स में फायदा तो होता ही है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स में। तो जब बैंक को इतना फायदा हो रहा है तो को वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं।
तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे बोली जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जरूरत है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इस समय पे देखिए, वैसे तो सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड ये जो पेमेंट गेटवे हैं ये फॉरेन से ऑपरेट होते हैं, फॉरेन कंपनीज हैं ये, तो फॉरेन प्लेयर्स का इनमें डोमिनेशन है। और यूपीआई और जो रुपे कार्ड है ये इंडियन इनोवेशन है। तो कहीं ना कहीं यूपीआई और रुपे कार्ड को प्रमोट करना जरूरी है, बट ये प्रमोट करना बैंकों के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इन कार्ड को इशू बैंक ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ बताई गई हैं। फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक का एग्जांपल बताया जा रहा है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स में जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इंपोज किया गया उसके ऊपर एक अपर सीलिंग लगाई गई। तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से जानने को मिला ही होगा दोस्तों। पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है कि क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इकोनॉमी में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अगर आपको इसमें कुछ ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आई तो मुझे बताइए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं जान सकूं कि जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें समझाने में कहां पे कमी है, क्योंकि ये इकोनॉमी का आर्टिकल मैंने आपको ईजिएस्ट पॉसिबल वे में समझाया है। आगे बात करते हैं। इन वेस्ट एशिया इट्स अ ब्लीक फ्यूचर एमिड अमेरिका फेडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बस सीधी सीधे बात वो ये बोली जा रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसी है ना वो यहाँ पे फेल होती नजर आ रही। जैसे रिसेंटली यूएई और बहरीन ने नॉर्मलाइज कर ली है अपने रिलेशंस को इजराइल के साथ, और यहाँ पे मीडिएट किसने किया? यूएस ने। अभी बोला ये जा रहा है कि भैया इन दोनों के बीच में बैक एंड से तो वैसे ही अच्छे रिलेशन थे, तो आपने नॉर्मलाइज करवा के क्या करवा दिया? अभी जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं इसने इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच के रिलेशन को 26 साल बाद स्टेबलाइज कर दिया। ये एक रेयर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है मिस्टर ट्रम्प के लिए, बट एक्चुअली ये विक्ट्री नहीं है, ये फेल्योर है। कैसे फेल्योर है? यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो भी बड़े बड़े फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं पुराने यूएस के प्रेसिडेंट्स द्वारा, वो लॉन्ग टर्म में फेल हुए हैं, जियोपॉलिटिकल डिजास्टर्स हुए हैं। अगर बात करी जाए ट्रम्प साहब की, तो जो यूएस तालिबान डील है, ठीक है ना, इसको उतना सक्सेसफुल नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यूएस तो अपने ट्रूप्स को कम कर रहा है, बट तालिबान और ये जो अफगान इंसर्जेंट्स है ये अपने वायलेंस को कम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ डोहा में पीस टॉक्स चल रही हैं, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लोग और तालिबान के लोग सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बट तालिबान एट द सेम टाइम वायलेंस फुल स्केल पे कर रहा है। दूसरी बार, ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के साथ जो सेटलमेंट को साइन करने की कोशिश की, उस सेटलमेंट पे साइन नहीं हो पाया है, वो चीज ने भी कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। तीसरी बार, ईरान को जो इतना दबाने की कोशिश की यूएस ने, ईरान बिल्कुल ही डिफाइंड निकला। यूएस की किसी भी बात को किसी की प्रेशर के अंदर बकल करने को तैयार नहीं है ईरान, ये बैकफायर कर चुका है यूएस के ऊपर। और ये जो डील ऑफ द सेंचुरी है जिसको ये अरब और आपका ये इसराइल के बीच में हो रही है, इससे जो पैलेस्टीनियन इशू है ये बैक एंड में जा रहा है। अभी भले ही पैलेस्टीनियन इशू बैक एंड में जा रहा है, पर ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसराइल और पैलेस्टीनियन का जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हुआ है। और चाइना के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दिया ट्रम्प ने। इस ट्रेड वॉर का कोई बहुत फायदा हुआ नहीं, क्योंकि चाइना जिस तरीके से बिजनेस करवाता है अपने देश में वो तरीका अभी भी बदला नहीं है। उल्टा दोनों कंट्रीज के रिश्ते एक लिमिट से ज्यादा खराब हो गए। हालांकि इसका इंडिया को फायदा हो रहा है, बट इससे ऑन ग्राउंड कुछ बहुत खास निकल के आया नहीं। तो बात यह है कि जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, एक पॉलिसी केओस सा आ गया है। और क्या इस अब्राहम अकॉर्ड में एक्चुअली में कुछ होने वाला है या बस क्लेम किया जा रहा है कुछ होने वाला है? बैरक ओबामा की यहां बात की गई है। बैरक ओबामा के समय वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में बहुत प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व था यूएसए। इनफैक्ट यूएसए प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर के समय से ही नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में इन्वॉल्व। आइजनहावर यूएस के राष्ट्रपति बने थे 1953 में, 1961 तक वो राष्ट्रपति रहे। 2 पूरे कंटिन्यूअस टर्म्स इन्होंने किए हैं। अब अगर यूएस की बात की तो यूएस इराक में एक अनविनेबल वॉर लड़ रहा है। अभी भी यूएस की फोर्सेस इराक में डिप्लॉयड हैं, और कहीं ना कहीं रशियंस ने इराक में यूएस को इनफेक्टिव कर दिया है। प्रेसिडेंट ओबामा की जो अप्रोच थी वो बहुत अलग थी। प्रेसिडेंट ओबामा ने लिबिया में इंटरफेयर किया नहीं, ईरान के साथ पीस कर लिया, सीरिया में रशियंस को इंपॉर्टेंस दी, और कहीं ना कहीं इजरायलियों को सपोर्ट नहीं किया। जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और जो प्रेसिडेंट थे आपके यूएस के उस समय पे बैरक ओबामा, इनकी ज्यादा बनती नहीं थी, ये सबको पता है। हालांकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे, एकदम से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह दुनिया के सामने आएंगे। तो यहां पे रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी का इंटरनेशनल इश्यूज पे क्या स्टैंड रहा है, ये भी हमको कहीं ना कहीं नजर आता है। तो भाई, ओबामा ने जो कुछ भी किया उसको पलट के रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा द्वारा करी गई ईरान डील को खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं
इसराइल को जो ओपन सपोर्ट नहीं दे रहे थे बैरक ओबामा, उसको ओपन सपोर्ट देना शुरू किया यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने। अब वैसे तो देखिए, जो ओबामा की पॉलिसी थी, जो ऑथर यहां पे बोल रहे हैं, ओबामा की पॉलिसी में ओपन सपोर्ट इसराइल को नहीं दे रहे थे, बट कहीं ना कहीं इसराइल जो पैलेस्टीन के साथ कर रहा था, उसमें यूएस इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था बैरक ओबामा के समय पे। तो कहीं ना कहीं जो पावर सेंटर्स मेंटेन्ड थे आपके वेस्ट एशिया के रीजन में, वो मेंटेन्ड थे, और उनका एक लिमिट से ज्यादा अनस्टेबल होना तय नहीं था, मतलब नहीं अनस्टेबल होते। अभी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के इंटरफेरेंस के साथ साथ ग्रुपिंग होती बनती नजर आ रही है। तो भाई सऊदी अरेबिया, आपका यूएई और बहरीन जैसी कंट्रीज इसराइल के ग्रुप में आते नजर आ रहे हैं, और ईरान साइड हो रहा है। अभी ईरान साइड हो रहा है तो सबको लग रहा है कि ईरान को हम सेक्यूट कर देंगे, हटा देंगे, साइड कर देंगे, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहां पे दूसरे प्लेयर्स की एंट्री होगी। यहां पे पाकिस्तान जैसे प्लेयर्स की एंट्री होगी, टर्की जैसे प्लेयर्स की एंट्री होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यूएस की अप्रोच है कि हम वेस्ट एशिया में इसराइल को अरब स्टेट्स के साथ मिला देंगे तो ये डोमिनेंट ग्रुप बन जाएगा और ईरान कमजोर पड़ जाएगा, ईरान कमजोर पड़ने वाला है नहीं। कहीं ना कहीं ये इशू अर्डोगन साहब का जो एटीट्यूड रहा है, टर्की के जो अर्डोगन है, और पाकिस्तान, आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो भी अपना पेंडिंग पैसा था पाकिस्तान से, वो वापस मांग रहा है। पाकिस्तान ओपनली बोल ही चुका है कि हम एक अलग इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे। तो इस चीज में कोई बहुत आश्चर्य नहीं कि कल की डेट में ईरान, टर्की और पाकिस्तान मिलकर एक ब्लॉक बना ले। ईरान की एक बात अगर आप और देखो, तो ईरान यूएस के सामने बिल्कुल नहीं झुक रहा है। उनके जनरल कासिम सुलेमानी को यूएस ने मार दिया और बोला कि हम डेटरेंस कर रहे हैं, ईरान को दबा रहे हैं। ईरान ने पलट के रॉकेट लॉन्च किए, जो भी आपकी इराक में यूएस की फैसिलिटी थी। हालांकि यूएस की फैसिलिटी के ऊपर नहीं दागे, उससे ओपन वॉर हो जाता, बट उसके पास ही दागे थे। जो यूएस के सोल्जर्स थे वो शायद मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, ऐसी कुछ न्यूज निकल के आई थी उस समय पे। तो यूएस के जो स्टेप्स हैं कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है उसको ओपनली सपोर्ट करना, तो यूएस बोल रहा है कि हम अमेरिकन एम्बेसी को जेरूसलम में खोलेंगे। इजराइल ने जो गोलन हाइट्स का एनेक्सेशन किया है, इसको हम फॉर्मलाइज कर देंगे। जो जूइश सेटलमेंट्स बनाए गए वेस्ट बैंक में, और वेस्ट बैंक के इलाके को कब्जाने की बात कर रहा है ये इसराइल, इसको हम ओपन सपोर्ट करेंगे। इससे जो टेंशन है रीजन में, वो बढ़ने ही वाले हैं, ये कहीं से भी शांत होने वाले हैं नहीं। क्योंकि यूएस को तो ये लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी ग्रुपिंग बना रहे हैं, रीजन को स्ट्रांग कर रहे हैं, बट एक्चुअली में रीजन स्ट्रांग नहीं, रीजन कमजोर हो रहा है। रीजन में जो फैक्शनल राइवलरीज है वो बढ़ेगी, क्योंकि ईरान अकेले होने वाला नहीं है। ईरान के सपोर्ट में बैक एंड में चाइना है ही, रशिया भी कहीं ना कहीं है ही, क्योंकि रशिया यूएस के एंटी ब्लॉक में आ रहा है। तो और पाकिस्तान और टर्की भी उल्टी साइड ही चले जाएंगे, ऐसा यहां देखने को नजर आ रहा है। हालांकि टर्की नाटो का मेंबर है, तो हो सकता है कि यूएस उसको इन्फ्लुएंस कर दे वहां ना जाने के लिए, बट अब वो देखो समय ही बताएगा, देखिए क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री में ये चीज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं रिटर्न ऑफ द सोशलिस्ट ऑन द विक्ट्री ऑफ एवो मोरालेस पार्टी इन बोलीविया। सबसे पहले बोलीविया का नक्शा देखते हैं। ये आपको साउथ अफ्रीका में बोलीविया नजर आ रहा है। इसके ईस्ट में एक जाइंट कंट्री है बहुत बड़ी, ब्राजील। वेस्ट में आप देख सकते हो पेरू है। इस तरफ आपको चिली नजर आ रही है, पतली सी स्ट्रिप के फॉर्म में चिली है। साउथ में आपको अर्जेंटीना नजर आ रहा है, इस तरफ पैराग्वे। तो बोलीविया की जो राजधानी है लापास। बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है, ये तो देखिए आपको साफ साफ नजर आ ही रहा है। अब संडे को जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं बोलीविया में, इसके प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आ गए, और यहां पे लग रहा है कि एक एम्फेटिक विक्ट्री मिलने वाली किसको, मूवमेंट्स टुवर्ड्स सोशलिज्म पार्टी को, जिसके हैं एवो मोरालेस। एवो मोरालेस की पार्टी है, और एवो मोरालेस पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बोलीविया के। हालांकि नवंबर 2019 के समय पे उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंटशिप के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मिलिट्री भी उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। अभी हालांकि ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आए हैं, ऑफिशियली ये बताया नहीं गया, डिक्लेयर नहीं किया गया है कि एमएस पार्टी जीत रही है, बट कहीं ना कहीं ये बात तय है कि एमएस पार्टी ही जीतेगी। हालांकि एवो मोरालेस इस बार प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। इस बार जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे लुइस आर्स। लुइस आर्स नॉमिनेट किए जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिस्ट पार्टी टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया। 53% ऑफ द पॉपुलर वोट्स इनके फेवर में। जो इनके मेन राइवल कैंडिडेट हैं वो कार्लोस मोसा, इनके फेवर में 29.5% ऑफ द वोट्स हैं। मिस्टर मोसा पहले ही 2003 से लेकर 2005 के बीच में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये जो विक्ट्री है दोस्तों मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म की, इसमें भले ही प्रेसिडेंट बन रहे हो आपके लुइस आर्स, लेकिन जितनी ये मिस्टर लुइस आर्स की जीत है उतनी एवा मोरालेस की जीत है, क्योंकि एवा मोरालेस ट्रू लीडर हैं आपके बोलीविया के। देखिए बात यह है कि एवा मोरालेस नवंबर 2019 में इनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। पहले ये मैक्सिको गए, फिर ये अर्जेंटीना गए। हुआ ये कि उस समय पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जब
इनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा नवंबर 2019 में। उसके बाद कुर्सी पे कौन बैठा? तो एक राइट विंग कंजर्वेटिव सेनेटर है जेनिन एनिस, ये कुर्सी पे बैठी, ये एक्टिव प्रेसिडेंट थी और इन्होंने मिस्टर मोरालेस द्वारा लिए गए बहुत सी पॉलिसीज को बैक ट्रैक किया। लेकिन तब से एमएएस जो पार्टी है उसने हमने सपोर्ट बेस को वापस खींचा। आपको समझना ये होगा कि यह सपोर्ट बेस किस हिसाब से आ रहा है। एमएएस जो पार्टी है, एवो मोरालेस की पार्टी है, वो सोशलिस्टिक लीनिंग्स रखती है, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, यानी सरकार लोगों के लिए बेनिफिशियस पॉलिसीज लेके आए, ये इस पार्टी का एम रहता है। वहीं पे जो अपोजिशन पार्टी जो जिनिन एनीस की पार्टी है, या कह लीजिए जो मिस्टर मेसा है, मिस्टर मेसा जो रिप्रेजेंटेटिव बताए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रो मार्केट पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की एक बहस सी आ रही है। तो मिस्टर एवो मोरालेस सोशलिस्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं और मिस्टर मेसा जो कि मिस्टर आर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं देश में ये माहौल है कि अगर मिस्टर मेसा जीत के आते हैं तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो डोमिनेंट हो जाएंगी, प्रो मार्केट पॉलिसीज आ जाएंगी। और कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया में प्रूव हो चुका है कि जहां पे एक लिमिट से ज्यादा कैपिटलिज्म इन्वॉल्व है और सोशलिज्म कम है, वहां पे लोगों की हालत बहुत खराब है। जो अमीर है वो तो मजे में है, बट गरीब बुरे हैं। तो यहां पे रिजल्ट साफ साफ ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि एमएएस ने ये जो इक्विटी बेस्ड सोशलिस्ट स्टेबिलिटी दी है, यानी एमएएस ने साफ साफ बोला है कि भाई हम सोशलिज्म के सिद्धांत पे नियम कानून करेंगे, राज करेंगे। इस चीज को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, मतलब वहां के लोगों ने एमएएस की सोशलिस्ट फिलॉसफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब इसका रीजन दोस्तों ये है कि जो मिस्टर मोरालेस हैं उनके पहले बहुत से अचीवमेंट्स हैं। आप देखिए, साउथ अमेरिका की जो पुअरेस्ट कंट्री है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत पुअर थी, लोग बहुत गरीब थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। 2006 में इनकी जो पॉवर्टी लेवल था वो था 33% ऑफ द पॉपुलेशन, 2018 तक आ गया 15%। कहा जाता है कि इस पॉवर्टी लेवल को कम करने में मिस्टर एवो मोरालेस का बहुत बड़ा हाथ है। जब वो प्रेसिडेंट रहे थे बोलीविया के, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते बोलीविया में बहुत ही शांति आई है, लोगों की हालत बहुत अच्छी हुई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट किए इन्होंने, ज्यादा स्कूल बनाए, हेल्थ क्लिनिक्स बनाए, सड़कें बनाई, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को नेशनलाइज करके जो पैसा आया उसको लोगों की भलाई में लगाया और इससे इकोनॉमी एक्सटेंड की। तो कहीं ना कहीं मिस्टर एवो मोरालेस ने काम बहुत अच्छा किया है लोगों के लिए, इसलिए लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एमएएस नाम की जो पार्टी, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है पुअर के साथ, और जहां पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आती है वहां पे पुअर को वो आइडियोलॉजी पसंद आएगी ही आएगी। क्योंकि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में तो प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट मोटिव आ जाता है और पुअर के बारे में कोई नहीं सोचता। देख लीजिए इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया सिर्फ संविधान में ही सोशलिस्ट है, यहां पे चल केवल प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की रही है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भाई मिस्टर एवो मोरालेस को नवंबर 2019 में छोड़नी पड़ गई अपनी गद्दी। जब वो इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो उनको गद्दी पर बैठे रहना चाहिए था। हुआ ये दोस्तों कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोलीविया का, वो टर्म लिमिट सेट करता है कि हाँ भाई आप इतने ही समय तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। बट मिस्टर एवा मोरालेस लंबे समय के लिए प्रेसिडेंट रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को यहाँ पे इन्वोक किया, जिसके चलते लोगों को गुस्सा आया, आर्मी ने बोला तुम निकलो यहाँ से। अक्टूबर 2019 के जो इलेक्शन हुए वहां पे ये बोला गया कि मिस्टर एवा मोरालेस ने फ्रॉड किया, उसके चलते इनके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुए और इनको बाहर निकाल दिया गया। इस बार एमएस पार्टी जीत रही है। कहीं ना कहीं मिस्टर एवा मोरालेस ने बोला है कि ठीक है भाई, अगर आप बोल रहे हो कि मैंने फ्रॉड किया, मैंने प्रोटेस्ट किया है, तो मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठाऊंगा ही नहीं, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेंगे मिस्टर आर्स। लेकिन मिस्टर आर्स के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मिस्टर मोरालेस ने जो वेलफेयर पॉलिसीज चलाई थी, इन वेलफेयर पॉलिसीज के चलते ही एमएएस पार्टी यहां पे जीतती नजर आ रही है। तो उसके बाद पे उस वेलफेयर पॉलिसीज को चालू रखना, वेलफेयर पॉलिसी को, सोशलिस्टिक लीनिंग्स को चालू रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ इकोनॉमी को ट्रैक पे रखना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि सोशलिज्म में जब आप एक लिमिट से ज्यादा लोगों के लिए काम करते हो तो कैपिटलिस्टिक जो इंटरेस्ट होते हैं ना, वो इग्नोर हो जाते हैं, और कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट प्रॉफिट मोटिव पे ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे ट्रैक लाने के लिए आपको थोड़े बहुत प्राइवेट ओनरशिप भी लेके आनी पड़ेगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सोशलिज्म की जो अवधारणा है वो जीतती नजर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग नहीं है। आप देख लीजिए अपोजिशन को भी ठीक ठाक वोट मिले। जो एंटी सोशलिस्ट हैं, जो व्हाइट अपोजिशन है, जिनको सपोर्ट कर रहा है यूएस, जो कि आप कह सकते हो कि अपोजिशन में मिस्टर मोराल के अपोजिशन में जो खड़े हुए हैं, ये भी बहुत स्ट्रांग है, ये कमजोर नहीं है यहां पे। तो जो मिस्टर मेसा हैं, इनको भी ठीक ठाक वोट मिले हैं, लगभग 29% वोट मिले हैं मिस्टर मेसा को।
तो आप ये नहीं बोल सकते कि मिस्टर मेसा को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट एमएएस सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने की बात करता है, प्राइवेटिज्म के अलावा लोगों की भलाई पे ज्यादा फोकस करता है, इसलिए वो यहाँ पे इलेक्शन जीत पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, लोगों की भलाई वाली बात, वेलफेयर पॉलिसीज, इन सब चीजों के ऊपर डिलीवर करना पड़ेगा मिस्टर आर्स को, अगर इनको पावर में बने रहना है। नहीं तो जितनी तेजी से ये पावर में आए हैं उतनी तेजी से पावर से निकल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आर्टिकल देख लेते हैं, क्रूशियल सीजन ऑन फेस्टिवल्स इन द टाइम ऑफ कोविड-19। पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग मस्ट कन्विंस पीपल दैट फेस्टिवल्स कैन बी सेलिब्रेटेड सेफली। देखिए, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को एड्रेस किया और बोला गया कि देखिए फेस्टिवल का सीजन आने वाला है, और फेस्टिवल के सीजन के समय आप कोविड-19 के प्रति अपने गार्ड को नीचे मत रखिएगा, ज्यादा मिलिए मत, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, मास्क पहुंचिए, क्योंकि पास्ट 6 महीने में ऐसे बहुत से इंडिविजुअल इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं जहां पे फिजिकल डिस्टेंसिंग को इग्नोर करने की वजह से, ग्रुप में मिलने की वजह से जो इन्फेक्शन है फैल गया। फॉर एग्जाम्पल, होलसेल मार्केट जाने कितने ऐसे केसेस सुनने के आए कि एपीएमसी मंडी से वायरस निकल गया, पॉलिटिकल गैदरिंग की वजह से वायरस फैल गया। ठीक है, बड़े बड़े वर्शिप प्लेसेस में जब लोग पूजा करने गए वहां से वायरस फैल गया। नवरात्रि का सीजन चल रहा है, दशहरा दिवाली आने वाला है, तो इस तरीके की बहुत से और अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। तो जरूरी है कि उस समय पे लोग थोड़ा ध्यान रखें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, ताकि ये वायरस एक लिमिट से ज्यादा ना फैल पाए। रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ ऐसा डाटा निकल के आ रहा है जहां पे पता चल रहा है कि जो डेली केसेस है कोरोना वायरस के, उनमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में थोड़े बहुत इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिले हैं। आपको पता है केरला में ओणम का त्योहार था, उस ओणम के त्योहार के दौरान लैक्स बिहेवियर के चलते जो इन्फेक्शन है कोरोना वायरस के, वो एकदम से उठते हुए दिखे। तो बात यहां पे यह है कि बस मोदी साहब का बोलना यही है कि गार्ड को नीचे ना करें, आप अपना ध्यान रखें, कोविड-19 को फैलने ना दें। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है, जो डाटा रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी है, इसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। इसके ऊपर तो मैं कई वीडियोस ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि कैसे जो डेथ की काउंटिंग है वो गलत तरीके से करने की बात कही जा रही है, कैसे जो ओवरऑल काउंटिंग है वो गलत तरीके से की जा रही है, जो एंटीजन टेस्ट है उनकी ऑथेंटिसिटी में सवाल उठाया जा रहा है। तो ये तो चलिए एक अलग चीज है, बट फेस्टिवल्स के समय अपने आप को बचा कर रखें, ये एक मेजर मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल खत्म होता है दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें।